की फ्रेम जैसे कि आप जानते हैं कुछ वैल्यूज़ को टाइम के साथ चेंज करने के काम में आता है, पर क्या कलर पेज में इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो धूप छांव को एडजस्ट करना हो कलर टेम्परेचर को एनिमेट करते हुए, या फिर मास्क को की फ्रेम करना हो कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स बनाने के लिए, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए इस वीडियो में कलर पेज में की फ्रेमिंग को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आप कलर पेज में आएंगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड में एक आइकन दिखाई देगा, ये है की फ्रेम्स का आइकन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो की फ्रेम्स का टॉगल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी की फ्रेमिंग आपको करनी है, की फ्रेम्स को इधर उधर करना है, वो सब कुछ, की फ्रेम्स को एडजस्ट करना है, वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये अगर विंडो आपको छोटी लगे, जो कि ज़्यादातर छोटी लगती है, तो आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस वाले आइकन से। तो जब भी आपको की फ्रेम्स पे काम करना हो तो आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से इसे वापस से छोटा कर दीजिए। अब क्योंकि हम की फ्रेम्स में काम करने वाले हैं तो मैं इसे एक्सपैंड कर लेता हूँ। एक्सपैंड करते ही क्या हुआ, हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस, जो कर्व्स का ऑप्शंस था वो सब गायब हो गया। तो वो कहाँ गया? वो सब के सब यहीं पड़े हैं। ये सारे के सारे वो ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से मास्क वगैरह सबको एनिमेट कर सकते हैं, सबकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं टाइम के साथ। क्योंकि एक टाइम पे हम एक ही वैल्यू को चेंज करने वाले हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसकी वजह से। यहाँ पे आपको एक ट्रैक दिखाई देगा जिसका नाम है करेक्टर 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या हमारी ये वीडियो को रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअली नहीं, ये हमारी इस नोड को रिप्रेजेंट करता है। मैं और नोड्स ऐड कर दूंगा तो ऐसे और ट्रैक्स ऐड होते जाएंगे। जैसे मैं Alt+S प्रेस करता हूँ तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 नोड्स हैं, तो उसके लिए 5 ही यहाँ पे ट्रैक्स हैं। करेक्टर 1, करेक्टर 2, करेक्टर 3 एंड करेक्टर 4 एंड करेक्टर 5। तो सारे के सारे यहाँ पे उसके लिए ट्रैक्स बने हुए हैं। तो आप अलग अलग नोड को अलग अलग तरीके से एनिमेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट। इस वीडियो के लिए मैं इन 3 नोड्स को डिलीट कर देता हूँ। हम एक बार 2 ही रखने वाले हैं। तो यहाँ पे करेक्टर 1 और करेक्टर 2 ट्रैक्स आपको दिखाई देंगे। इसके लेफ्ट साइड में आपको एक डॉट मिलेगा, ये इस नोड को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। यहाँ से मैं इनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ इसे। तो इसके लिए मैं फटाफट इस फर्स्ट वाली नोड पे एक बेसिक कलर करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ से इसका कॉन्ट्रास्ट मैंने इंक्रीज़ कर दिया कुछ इस तरीके से, और सेचुरेशन बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। कॉन्ट्रास्ट यहाँ से और बढ़ा देते हैं। अब आप यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये इनेबल और डिसेबल होगा। ठीक है, जो चीज़ आप इस नोड पे यहाँ क्लिक करके करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इनेबल और डिसेबल होती है, वैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम ही प्रोसेस होने वाला है, ये इनेबल और डिसेबल होने वाली है। यहाँ पे मैं क्लिक करके Ctrl+D शॉर्टकट भी यूज़ कर सकता हूँ। Ctrl+D डिसेबल, Ctrl+D इनेबल। इसके बाद आ जाता है लॉक का आइकन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारी ये नोड बिल्कुल लॉक हो चुकी है। अगर मैं इसका टेम्परेचर यहाँ से चेंज करने की कोशिश करूँ तो ये चेंज ही नहीं हो रहा, वापस 0 आ जा रहा है। ठीक है, मैं इसको बढ़ाता हूँ, वापस से 0 आ जाता है। इस गामा को मैं चेंज करने की कोशिश करूँ, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, ये 0 का 0 पड़ा है, क्योंकि हमारी ये नोड लॉक हो चुकी है। आप यहाँ पे नोड पे भी आइकन देखेंगे, एक लॉक का साइन बना हुआ है, इसका मतलब हमारी नोड लॉक्ड है। अब आप इसे यहाँ से वापस से अनलॉक भी कर सकते हैं क्लिक करके जस्ट। ये सेम चीज़ अगर आप राइट क्लिक करें इस नोड पे और आपको ऑप्शन मिलेगा लॉक नोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम ही चीज़ होगी। ये देखिए यहाँ पे वापस से लॉक का आइकन आ गया और यहाँ पे भी लॉक का आइकन आ गया। तो आप चाहे यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, दोनों सेम ही बात है। मैं इसे फिर से अनलॉक कर देता हूँ। इसके बाद हमें मिलता है ये डायमंड वाला आइकन, जो कि है ऑटोमेटिक की फ्रेमिंग को ऑन करने के लिए। अब एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे आप जूम को की फ्रेम करते हैं या पोजीशन को की फ्रेम करते हैं तो ये आइकन पे क्लिक करते ही एक की फ्रेम बन जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप अगर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ ऑन हुआ है, कोई भी यहाँ पे की फ्रेम बना ही नहीं है, कोई भी की फ्रेम नहीं बना, ये सिर्फ इसको ऑन करता है। तो ये थोड़ा सा अलग है उससे, जैसा कि आप जूम के लिए यूज़ करते हैं या पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं, पर काम ऑलमोस्ट सेम ही करता है। बस इसको आप ऑन करते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं आता है, फिर आप थोड़ा बहुत चेंज कर दें, हल्का फुल्का चेंज करके वापस से सेम ही कर दें। जैसे मैं इस वैल्यू को, टेम्परेचर को बढ़ा दूँ, ठीक है, मैंने बढ़ाया, यहाँ पे की फ्रेम लग चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर मैं वापस इसको 0 कर रहा हूँ, मैंने चेंज कुछ भी नहीं किया, इसको वापस से 0 कर देता हूँ, डबल क्लिक किया 0 हो गया, यहाँ पे की फ्रेम लग चुका है। तो बस इसे ऑन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब इसके बाद मैं कोई भी चेंज करने की कोशिश करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे चला गया और फिर मैं कोई भी वैल्यू चेंज कर दूं, जैसे कि गेन चेंज कर दूं, तो यहाँ पे एक की फ्रेम लग जाएगा। तो फिर ये नॉर्मल की फ्रेम की तरह काम करना शुरू कर देता है। बस एक बात ध्यान रखना कि ये जो की फ्रेम है ये पूरे के पूरे इस पूरे कलर पैनल को रिप्रेजेंट करता है। आप इसमें कोई भी चेंज करेंगे, कोई भी कलर्स में चेंज करेंगे वो यहाँ पे शो होगा, या कोई भी मास्क भी चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया, मैं इस
मास्क को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसकी पोजीशन यहाँ रख देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे एक की फ्रेम लग चुका है। अब इसे मैं आगे गया यहाँ पे कहीं पे और फिर इस मास्क को मैं इधर कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए की फ्रेम लग गया। तो ये मास्क कुछ इस तरीके से एनिमेट होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आप कैरेक्टर नोड में करते हैं वो सबका रिप्रेजेंटेटिव ये की फ्रेम है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डबल की फ्रेम्स बने हुए हैं। तो ये किसके हैं? ये मास्टर, ये क्या चीज़ है? जो भी हमने की फ्रेम्स लगा रखे हों, किसी भी नोड में लगा रखे हों, किसी भी ट्रैक में लगा रखे हों, वो सब के सब यहाँ पे मास्टर वाले ट्रैक में भी शो होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैरेक्टर 1 के अंदर यहाँ एक की फ्रेम लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसे मैं अगर यहाँ से ऐसे मूव कर दूँ तो वो ऊपर भी मूव हो चुका है, चेंज हो चुका है उसकी पोजीशन। तो एक्चुअली ये सेम ही की फ्रेम है, बस ऊपर भी शो कर रहा है, नीचे भी शो कर रहा है। वैसे ही अगर मैं इस कैरेक्टर 2 नोड है, ये जो दूसरे वाली नोड है, इस पर कोई की फ्रेम लगा दूँ, मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ इसे और इस पर कोई की फ्रेम लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ से कर्व्स में मैं थोड़ी सी कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे की फ्रेम लग गया। तो आप देखेंगे मास्टर में भी एक की फ्रेम शो कर रहा है। यहाँ पे आगे जाके मैं इस की फ्रेम को चेंज कर दूँ तो वो एक मास्टर में भी की फ्रेम लग गया। अब इसकी पोजीशन चेंज करूँगा तो ये नीचे भी पोजीशन चेंज होगी और इसकी पोजीशन चेंज करूँगा तो इसकी भी पोजीशन चेंज होगी। तो ये मास्टर वाला नीचे जो भी की फ्रेम्स लगे होंगे उन सब को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक बात ध्यान देने वाली है, मैं इस वाले की फ्रेम पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर 1 में एक की फ्रेम लगा हुआ है जो कि मास्टर में शो कर रहा है। अब ऐसे करता हूँ, एक कैरेक्टर 2 यानी कि सेकेंड नोड में भी कोई की फ्रेम लगा देता हूँ, कुछ भी, जैसे मैं गेन को चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया। अब मैं इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर दूँ यहाँ पे, तो क्या हुआ, मास्टर में यहाँ पे एक की फ्रेम शो कर रहा था जो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पे एक और की फ्रेम शो करने लग गया जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसे वापस से इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक की फ्रेम शो कर रहा है। अब मैं इस मास्टर वाले को यहाँ से मूव करूँ तो ये नीचे के दोनों की फ्रेम्स को मूव करेगा, सिर्फ एक की फ्रेम को मूव नहीं करेगा, दोनों को मूव करेगा, क्योंकि ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात ज़रूर याद रखना, जब भी आप यहाँ से की फ्रेम्स को मूव करो तो नीचे के सारे की फ्रेम्स मूव होंगे। अब इस ऑटोमेटिक की फ्रेम के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है इस एक्सपैंड का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग की फ्रेम्स हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ऐड किया था, उसका की फ्रेम ऐड किया था, तो ये सर्कल विंडो वाला की फ्रेम यहाँ पे इस ट्रैक में शो कर रहा है। और जो भी चेंजेस आप कलर में करेंगे, यानी कि इस वाले पैनल में करेंगे या फिर इस वाले पैनल में करेंगे, तो वो सब के सब आपको इस कलर करेक्टर वाले ट्रैक में शो करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी के लिए आपको ये इनेबल और डिसेबल ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये लॉक वाला ऑप्शन भी मिल जाता है और उसके बाद ऑटोमेटिक की फ्रेमिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो एक्चुअली यही सही तरीका है की फ्रेमिंग करने का। यहाँ से ऑन करोगे, सारी वैल्यूज़ एक साथ आपकी एनिमेट होनी शुरू हो जाएंगी। वो एक अच्छा तरीका नहीं है, बल्कि आप यहाँ से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ सबको, और यहाँ से हम इस ऑटोमेटिक की फ्रेमिंग को ऑफ कर देते हैं। यहाँ से इस कलर करेक्टर वाले ट्रैक पे ऑटोमेटिक की फ्रेमिंग ऑन कर देता हूँ। मैंने ऑन किया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा लिफ्ट चेंज कर देता हूँ, वापस से इतना ही रख देता हूँ। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस यहाँ पे एक की फ्रेम लग गया, वो मुझे लगाना था। अब मुझे दिखाना है कि यार ये बिफोर और आफ्टर कैसा था विद की फ्रेमिंग। लेट्स से तो मैं इसको टाइमलाइन में थोड़ा आगे लेके गया। बाय द वे ये सिर्फ क्लिप की टाइमलाइन है, जो आप यहाँ से प्ले करते हैं वो ही टाइमलाइन है। ये पूरी की पूरी टाइमलाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे उस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, ये आपकी क्लिप की टाइमलाइन है, जो आप यहाँ पे प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है। चाहे मैं इसे बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग में ले जाऊँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया, यहाँ से एंड पे ले जाऊँ तो यहाँ से बिल्कुल एंड पे आ गया। मैं बिल्कुल इस पॉइंट पे लेके आता हूँ और यहाँ से हम इसे कलर करेक्ट कर देते हैं, कलर ग्रेड कर देते हैं। तो चाहे आप कोई भी कलर करेक्शन वाले टूल्स इस्तेमाल करें, वो सबके की फ्रेम यहाँ पे रिप्रेजेंट होने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सबसे पहले तो सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ, ऑलमोस्ट 60-70 कर देते हैं, और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं। चाहे कर्व्स में चले जाओ और यहाँ से भी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, कुछ भी करो जो आपका मन करे। यहाँ से हाईलाइट्स थोड़े ज़्यादा हो गए, कॉन्ट्रास्ट शेडो बढ़ाते हैं। अब फिर से सैचुरेशन को और इंक्रीज़ कर देता हूँ हल्का सा, गेन को भी कम कर देते हैं। कुछ भी छेड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सबका रिप्रेजेंटेटर ये कलर करेक्टर ट्रैक है। यहाँ से हमने ऑटोमेटिक की फ्रेमिंग ऑन कर दी, तो सबकी की फ्रेमिंग ऑन हो चुकी है। अब मैं इसे प्ले करके दिखाऊँ तो ये एस-लॉग फुटेज से, जो कि फीकी फुटेज थी, वहाँ से एक कलर करेक्टेड फुटेज बन गई, सैचुरेटेड और कॉन्ट्रास्टी, जो कि होनी चाहिए थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, मैं इस वाले पॉइंट पे हूँ
हमारी जो भी वैल्यूज़ थी वो बिल्कुल रीसेट थी, सब अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे थी, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है, एकदम करेक्ट है। अब सेकेंड वाले की फ्रेम पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हैं, जो भी हमने चेंज की थी, जैसे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया था, गेन थोड़ा सा चेंज किया था, सैचुरेशन चेंज की थी, और यहाँ से कर्व्स भी चेंज किए थे, सब के सब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। पर जब आप इसे प्ले करेंगे तो ये आपको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा जो कि चेंज आ रहा है, ठीक है। अभी आप वीडियो में देखो सिर्फ, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सैचुरेशन आ रही है और कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है ना। बट आप अगर इसमें देखेंगे, इस वाले कर्व में देखेंगे, तो कोई भी लाइव चेंज नहीं आ रहा है ना। एकदम से बस वो की फ्रेम आया तो एकदम से ग्राफ ये वाला चेंज हो गया। या फिर इन वैल्यूज़ को आप देखेंगे, पहले अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे थी, इसे मैं आगे लेके जा रहा हूँ, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, जैसे ही दूसरा की फ्रेम आया एकदम से चेंज दिखा दिया। तो ये वाले पैनल्स कोई लाइव अपडेट नहीं देते हैं जो आपने की फ्रेम लगाए हैं, ये बात ध्यान में रखना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं इस वजह से। जैसे कि आप बाकी वैल्यूज़ पे की फ्रेम लगाते हैं, पोजीशन, जूम पे लगा, तो आपको एक लाइव अपडेट दिखाता है, इसमें ऐसा नहीं होता। जब हम कोई भी वैल्यू को की फ्रेम करते हैं तो हम उसे लीनियर नहीं रहने देते, ज़्यादातर उसमें कर्व्स मूवमेंट डालते हैं, यानी कि ईज इन ईज आउट डालते हैं, ताकि वो एकदम से चेंज ना आए। हालांकि कलर्स में इतना नहीं पता चलता है, वो इतना एब्रप्ट नहीं लगता है जितना कि जूम या पोजीशन पे लगता है। पर आप चाहें तो यहाँ भी इसे ईज इन ईज आउट कर सकते हैं। कैसे? बस इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करो, इस पर राइट क्लिक करो और आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज डायनेमिक एट्रीब्यूट्स, इस पर क्लिक करो तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से इस कर्व को चेंज करने की कोशिश करोगे तो नहीं चेंज होगा। यहाँ से बस स्टार्ट डिसॉल्व को चेंज कर दो, जैसे कि 2 करना है या 3 करना है, और एंड डिसॉल्व को चेंज कर दो, 2 करना है या 3 करना है, और यहाँ से ओके। अब जो वैल्यू चेंज होगी वो काफ़ी स्मूथ होगी, ईज इन ईज आउट के साथ होगी, जो कि आपकी वीडियो को थोड़ा सा और प्रोफेशनल बना देता है। अभी तक तो हम एक क्लिप पे काम कर रहे हैं, पर क्या हम टाइमलाइन को भी की फ्रेम कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ से बस आप क्लिप की जगह ड्रॉप डाउन कीजिए और टाइमलाइन सेलेक्ट कीजिए। अब ये वाला आपका पूरा का पूरा कर्सर पूरी टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। साथ ही में ये वाली टाइमलाइन आपकी पूरी की पूरी टाइमलाइन को रिप्रेजेंट करने लग जाएगी। तो जो भी आप की फ्रेम करेंगे वो पूरी की पूरी टाइमलाइन पे होने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर वाला ट्रैक ही नहीं है। मैं की फ्रेम ऑन करूँ तो कहाँ पे करूँ, मुझे कोई ट्रैक ही नहीं मिल रहा। तो उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइमलाइन वाले में कोई भी नोड बनी नहीं हुई है। उसके लिए Alt+S प्रेस करो, यहाँ पे एक टाइमलाइन वाली नोड आ गई। साथ ही में यहाँ पे एक कैरेक्टर 1 ट्रैक आ गया, जिससे आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फिर कोई भी की फ्रेम लगाना चाहें लगा सकते हैं। टाइमलाइन में आगे जाओ, फिर कोई भी की फ्रेम लगा दो, जैसे कि मैं इसे ओवर एक्सपोज कर देता हूँ, कुछ भी कर दो तो ये स्लोली टाइमलाइन में ओवर एक्सपोज होता जाएगा की फ्रेम की मदद से। तो पूरी टाइमलाइन पे भी आप इस तरीके से की फ्रेम लगा सकते हैं। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसे समझते हैं कि की फ्रेमिंग एक्चुअली काम कैसे करती है। तो मैं इस वाली क्लिप पे हूँ और यहाँ से हमारा क्लिप वाला मोड सिलेक्टेड है। हम पूरी टाइमलाइन पे काम नहीं कर रहे, सिर्फ इस क्लिप पे काम करने वाले हैं। तो ये काफ़ी डिसैचुरेटेड है। पहले तो मैं इसे थोड़ा सा कलर करेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करते हैं और सैचुरेशन इंक्रीज़ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। पर आप जैसा कि नोटिस करेंगे ये यहाँ पे एक छाँव वाले इलाके में है और आगे जाते जाते ये पूरी रोशनी में चली जाती है, पूरा डायरेक्ट सन को फेस करती है। तो उसकी वजह से 2 प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं। पहली कि इसका एक्सपोजर चेंज हो रहा है, हमें उस एक्सपोजर को एडजस्ट करना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, पर थोड़ा सा अगर डिफरेंस हम कलर करेक्शन में कर दें तो ये और बेटर हो सकता है। उसके अलावा इसके टेम्परेचर में हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि छाँव में कूलर टोन होती है और जैसे कि हम डायरेक्ट सन को फेस करते हैं तो वार्मर टोन हो जाती है, तो टेम्परेचर में भी चेंज आता है। तो मैं चाहूँ तो एक ही नोड में ये दोनों की फ्रेम्स एडजस्ट कर सकता हूँ। वैसे भी दोनों वैल्यू साथ में ही चेंज होने वाली है, जैसे कि सन को एक्सपीरियंस करेंगे तो उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। पर 2 नोड्स का इस्तेमाल करने से हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और नोड ऐड कर लेता हूँ, Alt+S, एक और नोड ऐड हो गई। इस वाली नोड पे हम इसके अंदर जाएंगे और कलर करेक्टर ट्रैक की ऑटो की फ्रेमिंग ऑन कर लेंगे। यहाँ से ऑन की और इसके बिल्कुल इस वाले सेक्शन में हम आएंगे जहाँ से एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी हल्का सा चेंज कर देता हूँ, जैसे इसको हल्का सा चेंज किया। एक्चुअली मैंने चेंज नहीं किया, बस उसको की फ्रेम बता दिया कि लगा दे भाई।
तो उसने लगा दिया। तो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं हम, जहाँ सन को एक्सपीरियंस कर रहा है। इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि इसका एक्सपोजर एडजस्ट हो जाए थोड़ा सा, जैसे कि ब्राइटनेस थोड़ी सी हम कम कर देते हैं, शेडोज़ थोड़ी सी डिक्रीज़ कर देते हैं, ताकि ये आगे कुछ इस तरीके से दिखाई दे, राइट। यहाँ से ऐसे और आगे से ऐसे। तो वापस से मैं इसकी फ्रेम पे आया, मैं और थोड़ी शेडो डार्क कर देता हूँ ताकि ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे। हाँ, अब थोड़ा और बेटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से विजिबल है। आगे गया, सन को एक्सपीरियंस हुआ, बट उसकी वजह से ज़्यादा फुटेज पे फ़र्क नहीं आया, शेडोज़ अभी भी काफ़ी डार्क हैं। तो इस तरीके से हमने एक्सपोजर को की फ्रेम कर दिया। अब इस सेकेंड वाली नोड पे मैं टेम्परेचर को की फ्रेम कर देता हूँ। सेम पॉइंट्स वही हैं, इस वाले पॉइंट पे आप आएँ और पहले मैं दूसरे वाली नोड पे जाता हूँ, इसे यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। इस सेकेंड वाली करेक्टर नोड को एक्सपेंड करते हैं और इसमें कलर करेक्टर को यहाँ से ऑटो की फ्रेमिंग ऑन कर देते हैं। फिर से मैं टेम्परेचर को हल्का सा चेंज करूँगा, फिर वापस से 0 कर दूँगा, डबल क्लिक 0। तो यहाँ पे एक की फ्रेम लग गया। मैं सेकंड वाले पॉइंट पे आया, लगभग यहाँ, या फिर इसमें थोड़ा सा आगे जाऊँ, यहाँ जाके देखते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे कर टेम्परेचर को मैं एडजस्ट कर देता हूँ, बाद में मैं की फ्रेम को मूव भी तो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस, कि एक डायरेक्ट सन को जो फेस करते हैं वो वाली फील आ सके। तो मैंने टेम्परेचर को यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया, ज़्यादा नहीं किया, 400 कर दिया, वैसे काफ़ी होता है, इतना काफ़ी है। अब इसको मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ इस वाले पॉइंट तक, यहाँ पे, राइट। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला मास्टर इसके नीचे जितने भी की फ्रेम्स है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही इसके नीचे इस करेक्टर 2 जो ट्रैक है उसके नीचे जो भी ट्रैक्स हैं ये उसका मास्टर है। मतलब इनमें से मैं किसी पे भी की फ्रेम लगाऊं वो सब के सब इस वाली की फ्रेम से रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो चाहे मैं यहाँ से मूव करूँ चाहे वहाँ से मूव करूँ, दोनों एक ही बात है, कुछ इस तरीके से, राइट। जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों की फ्रेम्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइक 1 फ्रेम समथिंग। तो यहाँ से मैं इसे मूव कर देता हूँ, तो दोनों सेम पोजीशन पे आ गया। अब इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये येलो हो गई। वैसे इस वाली फुटेज में आपको ये इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा, पर कई सारी ऐसी फुटेजेस होती हैं जिसमें टेम्परेचर में एक ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, तब उसे एनिमेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब इस वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये एक जीप है जो आगे मूव कर रही है। एक इफ़ेक्ट बनाना चाहता हूँ कि मान लीजिए इसके नीचे एक टेक्स्ट हो और ये जीप मूव करे तो इसके नीचे का टेक्स्ट हमें रिवील हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जीप को मास्क करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं इसकी एक डुप्लीकेट रेडी कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से ऑल्ट होल्ड करते हुए मैंने इसकी एक डुप्लीकेट बना ली। अब मैं कलर पेज में जाऊँगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाली जीप को यहाँ से एक रफ़ मास्क बना के एनिमेट करूँगा उस मास्क को। वैसे तो आप चाहें तो मैजिक मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, मास्क बना के ट्रैकर भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे मैं की फ्रेमिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो मैं वो वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या गया, मास्क में गया और इस पेन वाली टूल को हम सेलेक्ट करेंगे और मास्क लगाएंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कैरेक्टर वाले ट्रैक को एक्सपेंड करूँगा, यहाँ से इस पावर कर्व वाले ऑटोमेटिक की फ्रेमिंग को ऑन कर दूँगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पेन टूल का नाम यहाँ पे कर्व है, तो इस पावर कर्व को आप यहाँ से ऑन कर दो। अगर आपको कन्फ्यूजन है थोड़ी बहुत तो पूरी नोड की फ्रेमिंग ऑन कर देना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं। कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और एक जल्दी से फटाफट एक मास्क रेडी कर लूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में करने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल के लिए। आप जब बनाए तो आप प्रिसाइजली भी बना सकते हैं, वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जो हम इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए। तो इसकी मूवमेंट लगभग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो मैं इस की फ्रेम को मास्टर वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ ले आता हूँ, तो अपने आप ही की फ्रेम यहाँ मूव हो जाएगा। और मैं टाइम में कुछ आगे जाता हूँ, लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा सारा टेक्स्ट विजिबल होने लग जाएगा। तो यहाँ तक आना काफ़ी है, तो इसे यहाँ ले आते हैं लगभग इस तरीके से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मास्क काफ़ी चेंज हो चुका है जो हमारा वो है, बट कोई मैटर नहीं करता क्योंकि बैक जो है वही मैटर करती है। यहाँ पे आए, हल्का यहाँ पे आया और लगभग यहाँ गए फिर से। और आप कोई मास्क थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से कुछ इस तरीके से तो वो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे गए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ मास्क ऐसे मूव कर रहा है, बीच बीच में भी हमें की फ्रेम लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इट्स नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे,
इससे अच्छा तो आप मैजिक मास्क यूज़ करें, सबसे बेस्ट है। वो नहीं है तो ट्रैकर यूज़ करें, बट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ। ये अब लगभग पूरा फॉलो कर रहा है, इसके बाद फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस नोड एरिया पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड अल्फ़ा आउटपुट, और इसको इससे लिंक कर देता हूँ। तो हमारा वो मास्क वाला इफ़ेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आए, इसे ऊपर किया, इफेक्ट्स के अंदर गए, टाइटल्स, कोई भी टाइटल उठाया, टेक्स्ट बेसिकली ट्रैवल, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसे मैं नीचे लेके जाता हूँ। अब अपने प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से टेक्स्ट रिवील होगा। तो हमने पूरा पूरा इफेक्ट बनाया मास्क को की फ्रेम करते हुए। की फ्रेम्स लगाने का सिर्फ यही एक मेथड नहीं है, इसके अलावा भी एक मेथड है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे मैं इतना ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा सेक्शन ही रखा है इस वीडियो का, ताकि बस आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे आप भी मोस्टली इसे इतना यूज़ नहीं करने वाले हो, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। कैसे, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस वाली फुटेज पे की फ्रेमिंग करने वाला हूँ, तो यहाँ से की फ्रेमिंग को ऑन ना करते हुए आप एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप की फ्रेम लगा सकते हैं। वो ऑटोमेटिक की फ्रेमिंग को ऑन नहीं करेगा, बल्कि की फ्रेम लगा देगा। बस कीबोर्ड पे प्रेस करो Ctrl+Left तो यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा। पर जैसे कि आप देख रहे हैं, एक मास्टर पे की फ्रेम लगा है, मतलब जितने भी यहाँ पे नोड्स होंगे, जितने भी ट्रैक्स होंगे, उसके अंदर भी जितने ट्रैक्स होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, सब पे की फ्रेम लग चुका है। सब नोड्स पे की फ्रेम लग जाएगा। जैसे कि मैं और नोड यहाँ पे ऐड करता हूँ, Alt+S, तो मैं इस फर्स्ट नोड को ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। इसे मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं Ctrl+Left प्रेस करूँ तो सब पे की फ्रेम लग गया। जो हमारी दूसरी नोड का ट्रैक था, उस पे भी की फ्रेम लग गया, जो कि हमें नहीं लगाना था। तो इससे ये छोटी सी दिक्कत आती है, पर ये वो वाली दिक्कत नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका तो बहुत ईजी सोल्यूशन है। आप बस इसे एक बार डिलीट करें, यहाँ से इस ऑप्शन को आप ऑल की जगह कर लें कलर। ये करते ही आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप ट्रैक सेलेक्ट कर सकेंगे। जैसे मैं इस नोड पे आऊँगा तो ये वाला ट्रैक सेलेक्ट हो गया, इस वाली नोड पे आऊँगा ये वाला ट्रैक सेलेक्ट हो गया। इसी नोड पे मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे की फ्रेम लगाना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ से बस एक्सपैंड करो और इस कलर करेक्टर को यहाँ से सेलेक्ट किया तो ये वाला ट्रैक सेलेक्ट हो गया। जो भी आप की फ्रेम लगाएंगे वो यहीं पे लगेगा। अब मैं Ctrl+Left प्रेस करूँ तो यहाँ पे एक की फ्रेम लग चुका है। इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपको एक बात का बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि आपको पहले की फ्रेम लगाना है, बाद में वैल्यूज़ को चेंज करना है। अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये रजिस्टर ही नहीं करेगा। जैसे मैंने इस कलर करेक्टर वाले को सिलेक्ट कर रखा है और मैं क्या करता हूँ, इसका टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने बिल्कुल जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम कर दिया आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और यहाँ से की फ्रेम मैंने लगा दिया, Ctrl+Left की फ्रेम लग गया। फिर मैं इस क्लिप में थोड़ा सा आगे गया, लगभग यहीं, और मैंने यहाँ से टेम्परेचर को कम कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया, यानी कि ब्लूइश कर दिया। अब मैं एक की फ्रेम लगा देता हूँ, Ctrl+Left। अब आप इसे प्ले करेंगे तो कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उल्टा किया इसलिए काम नहीं करा ये। अब मैं इसे दोनों को डिलीट कर देता हूँ। मैं वापस से कलर करेक्टर वाले ट्रैक को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से रीसेट किया और मैंने पहली की फ्रेम लगाया, यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया। अब मैंने टेम्परेचर को कर दिया बिल्कुल मैक्सिमम। आगे गए थोड़ा सा, यहाँ से वापस से फिर से एक की फ्रेम लगाया। ठीक है, अब मैं फिर से वैल्यूज़ को बाद में चेंज कर रहा हूँ, पहले नहीं चेंज कर रहा। पहले की फ्रेम लगा रहा हूँ, फिर वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने इसे माइनस में -4000 कर दिया, जो कि ब्लूइश टोन कर दी। अब इसे प्ले करेंगे तो ये येलो से ब्लू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली वो ये है कि मैं इस की फ्रेम पे हूँ। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को चेंज करूँ तो इस की फ्रेम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि बड़ी नॉर्मल सी बात है। पर मैं इसे आगे ले जाऊँ लगभग यहाँ, ठीक है, टाइमलाइन में। अब मैं इस वैल्यू को चेंज करूँ, कुछ भी कर दूँ, जैसे कि पूरा येलो कर देते हैं, तो यहाँ पे तो कोई की फ्रेम लगा नहीं, पर हमारी वीडियो में ये दिखा रहा है कि ये येलो हो चुकी है। तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो चेंज हुई है कहीं ना कहीं, तो ये वैल्यू रजिस्टर हुई है। वो कहाँ रजिस्टर हुई है, वो हमारे इस वाले की फ्रेम में रजिस्टर हुई है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे 4000 टेम्परेचर है। हमारा पिछले वाला भी 4000 था और ये भी 4000 अब हो चुका है। यहीं आप ऑटोमेटिक की फ्रेमिंग ऑन करके करते तो यहाँ पे एक अलग से की फ्रेम बन जाता। इसमें अलग से की फ्रेम बना नहीं है, क्योंकि हम खुद की फ्रेम बनाते हैं। तो क्या करता है ये, उससे पहले वाला जो की फ्रेम होता है उसकी वैल्यू चेंज कर देता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। इसी वजह से मैं इसका इतना इस्तेमाल नहीं करता, मैं ऑटोमेटिक की फ्रेमिंग का इस्तेमाल करता हूँ।
हालांकि कुछ केसेस में ये काम आ सकता है जब आपको मुश्किल लगे कि भाई इस एग्जैक्ट पॉइंट पे आना है, फिर इस की फ्रेम की वैल्यू चेंज करनी है। आपको वो नहीं करना, आप खुद एक की फ्रेम लगाएं फिर वैल्यूज चेंज करें। और चाहे आप टाइमलाइन में कहीं भी हो, मैं यहाँ पे राइट साइड में हूँ तो इसके पहले वाले की फ्रेम की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ, मेरे को उस की फ्रेम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब आप मैनुअल की फ्रेम लगा रहे हैं तो। पर मेरी माने तो हमेशा ऑटोमेटिक की फ्रेमिंग वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें, क्योंकि हम उससे काफ़ी फेमिलियर हैं, हमें उसकी आदत है। अब इसी के साथ एक कंसेप्ट है स्टैटिक की फ्रेम्स का। वो क्या है? स्टैटिक की फ्रेम्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू एकदम से चेंज हो जाती है, मतलब वो लीनियरली चेंज नहीं होते। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसकी वापस वैल्यू -4000 कर देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे येलो थी, 4000 था, यहाँ पे आता था धीरे धीरे ये चेंज हो रही है और फिर ये -4000 हो गई। स्लोली एक लीनियर चेंज आया है। पर स्टैटिक की फ्रेम्स में क्या होता है, एक वैल्यू एकदम से एब्रप्टली चेंज हो जाती है, सीधा एक फ्रेम से चेंज हो जाती है। इस पर्टिकुलर नोड पे हम कलर करेक्टर पे एक स्टैटिक की फ्रेम लगाते हैं। उसका शॉर्टकट क्या है? Ctrl+right ब्रैकेट। तो मैं Ctrl+right ब्रैकेट प्रेस करूँगा इस ट्रैक को सिलेक्ट करते हुए, एक स्टैटिक की फ्रेम लग गया, ठीक है। अभी हमारा टेम्परेचर कितना है? -4000। मैं इसे सेट कर देता हूँ -4000, ठीक है। चेंज करके मैंने इसे सेट कर दिया -4000। मैं टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे गया, यहाँ पे आके मैंने फिर से एक स्टैटिक की फ्रेम लगाया, Ctrl+right ब्रैकेट, और एक स्टैटिक की फ्रेम लग गया। अब मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसकी वार्म कर देता हूँ, 4000 कर देता हूँ टेम्परेचर, ठीक है। अब हम इसे प्ले करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही अलग इफेक्ट दिखाई देगा। मैं यहाँ से इसे प्ले करता हूँ, ये -4000 है जैसे कि हमने सेट किया हुआ था। अब एकदम से येलो हो गया, ठीक है। इस वाले पे की फ्रेम पे एकदम से येलो हो गया। तो स्टैटिक की फ्रेम क्या करता है? एकदम से वैल्यू को चेंज करता है, लीनियरली चेंज नहीं करता। जैसे कि आप देखेंगे हर एक ट्रैक पे यहाँ पे एक स्टैटिक की फ्रेम पहले से लगा हुआ है। अगर मैं इसे बिल्कुल 0 कर दूँ, यहाँ से बिल्कुल टेम्परेचर 0 कर दूँ, तो आपको इस स्टैटिक की फ्रेम से बिल्कुल 0 दिखाई देगा और इस वाले की फ्रेम पे आते आते एकदम से ब्लू टोन आ जाएगी जो कि हमने इस पर सेट की थी। तो ये वाइट डॉट एक्चुअली एक स्टैटिक की फ्रेम है। जब भी आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये स्टैटिक की फ्रेम में चेंज हो रही होती है। तो आई एम डैम श्योर कि की फ्रेमिंग तो अब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। और आपको कलर पेज में और कुछ सीखना है तो आप ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और ये वाली वीडियो यूट्यूब खुद आपको रिकमेंड कर रहा है, कह रहा है कि बेस्ट है, देख लो अगर पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।